हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में, कैसे हम इनको सीरीज में जोड़ेंगे, कैसे पैरेलल में जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि हम आसानी से अपने एग्जाम में लिख सकें। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास आज का क्या पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ने का मतलब यह है कि देखिए हर एक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को, सारे वोल्टेज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इस बैटरी से निकला हुआ टोटल वोल्टेज के बराबर वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक। अच्छा, अब बच्चों हमको पता है ओम्स लॉ में V बराबर आई आर लिखा जाता है। तो जहां पर V लिखा है वहां हम क्या लिख दे बच्चों, I इंटू आर। लेकिन जब सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है, बट करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस पे बिल्कुल सेम होती है। तो यहां पर हम V1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, I1R1। I1 R1 नहीं लिखेंगे क्योंकि R1 पर भी करंट I ही है। हर एक रेजिस्टेंस पे करंट सेम होती है सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तब। तो V2 की जगह हम लोग लिख दें IR2 और V3 की जगह हम लोग लिख दें IR3। अब बच्चों अगर हम I को कॉमन लेकर हम काट दें, कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। इस तरह से हम लोग सीरीज का फॉर्मूला बना सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं। बच्चों अगले स्टेप में हम लोग आते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं कि रेजिस्टेंसों को पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। तो रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, बट करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। लेकिन जब सीरीज में हम लोग वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट थी और करंट की वैल्यू सेम थी। तो बच्चों अगर हम करंट सारे जो हमारे पास I1 I2 I3 दिया हुआ है, अगर हम इन सारे करंट्स को हम ऐड कर दें तो बैटरी से निकली टोटल करंट के इक्वल वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब हम फिर यहां पे देखते हैं ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर हम R को नीचे लेकर आए तो I इज इक्वल टू V बाई R हम लोग लिख सकते हैं। तो जहां बच्चों I लिखा है वहां हम V बाई R, I1 की जगह V बाई R1 और I2 की स्थान पर V बाई R2 और V बाई R3 हम लिख सकते हैं। V कॉमन लेके जब काटेंगे तो हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डैश डैश। इस तरह से हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था जब हम रेजिस्टेंसों को पैरेलल में जोड़ेंगे उस समय क्या फॉर्मूला आएगा, ये सीरीज का और ये पैरेलल का। बच्चों अगले टॉपिक पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत शक्ति क्या होती है, शक्ति अथवा सामर्थ्य इलेक्ट्रिक पावर। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को हम लोग शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उससे जितनी पावर रिड्यूस हो रही है पर सेकंड, उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T। बच्चों इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V और I के फॉर्म में, I और R के फॉर्म में, V और R के फॉर्म में, कई तरह से हम इस पावर को लिख सकते हैं। इसकी यूनिट वॉट होती है। और अगले हम उसमें देखते हैं स्टेप में हमारे पास लिखा है 1 हॉर्स पावर, 1 HP। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल एनर्जी होती है। अगले हेडिंग में हम लोग देखेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा। अच्छा, किसी चालक में जैसे कोई कंडक्टर है उसमें चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसके चार्ज फ्लो होने से उसमें एनर्जी रिड्यूस होती है, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू V इंटू Q। इसे अगर हम लोग वोल्टेज और करंट के पदों में लिखें या रेजिस्टेंस के पदों में लिखें तो ऊर्जा का ये फॉर्मूला एनर्जी का लिखा हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीट बच्चों क्या होती है, नेक्स्ट हेडिंग अपने पास है इलेक्ट्रिक हीट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। तो हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू VIT अपॉन 4.2 कैलोरी। अगर ये 4.2 हम नहीं लिखते हैं तो ये कैलोरी में नहीं बच्चों, तो वो जूल में आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारी अगली हेडिंग क्या होती है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट घंटा क्या है। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा वो होता है, अच्छा 1 किलोवाट घंटा को भी हम लोग यूनिट कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर अथवा 1 यूनिट वो एनर्जी होती है जो किसी सर्किट में 1 घंटे में 1 आवर में रिड्यूस होती है, जबकि उस सर्किट की पावर 1 किलोवाट होनी चाहिए। मतलब 1 घंटे के अंदर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट कितनी एनर्जी रिड्यूस करता है जबकि उसकी पावर 1 किलोवाट है, तो उसी को हम लोग 1 किलोवाट आवर कहते हैं। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हमारे पास होता है। एक यूनिट का फॉर्मूला बच्चों देखते हैं, वॉट इंटू आवर बाई 1000। ये एक यूनिट का फॉर्मूला है। ये सारी हेडिंग पढ़ने के बाद अब हम लोगों के पास अगला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब। हम लोग आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।
देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में सबसे पहले आपको पूछा जाए कि वर्क क्या होता है, तो बच्चों आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है और उसके बजाय हमको लाइट एनर्जी देता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये इसकी वर्क हो गया। ठीक, अब वर्क के बाद दूसरा नंबर हमारे पास आता है इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारे पास एक कांच का खोखला गोला होता है। इस खोखले गोले के ऊपर एक एल्युमिनियम की, मतलब पीतल की एक टोपी लगी होती है और ये टोपी इस बल्ब के साथ एक चपड़े से, मतलब लाख जिसे भी कहते हैं, उससे हम सील कर देते हैं। अच्छा, इसके किनारों पर दो पिनें लगी होती हैं। इन पिनों को ही हम लोग होल्डर में लगाकर फंसाते हैं जिससे कि बल्ब टिका रहता है। इसके ऊपरी सिरे पर दो टांके लगे होते हैं। इन्हीं टांकों से ही वायर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बल्ब में की जाती है। इसके नीचे हमारे पास कांच का एक रॉड होता है जिसके अंदर दो वायर आते हैं। ये वायर आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये वायर आकर एक टंगस्टन से, मतलब जिसे हम लोग फिलामेंट, तंतु कहते हैं, इनसे कनेक्टेड होता है। तो बच्चों ये इसके रचना थी बल्ब की। खोखला गोला होता है, इसके ऊपर एक पीतल की टोपी होती है, इनमें पिनें लगी होती हैं। ये सारी बातें आपको कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। उसके बाद हम लोग इसके सारी प्रॉपर्टी, मतलब इसका हम लोग गुण समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस बल्ब के अंदर सारी गैस निकाल दी जाती है। जो सिंपल गैस होती है वो बाहर निकाल के इसमें वैक्यूम क्रिएट कर लिया जाता है, निर्वात, और उसके बाद उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिर ये जो फिलामेंट लगाया गया है, ये फिलामेंट लगाया गया है, वो फिलामेंट ग्लो कितने टेम्परेचर पे करता है, तो वो 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस पर ये टंगस्टन जो है ये ग्लो करने लगता है, प्रकाश देने लगता है। बच्चों अगला पॉइंट है कि 3400 डिग्री सेल्सियस इस फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। ठीक, तो हम लोग अब देखेंगे कि ये 2100 डिग्री सेल्सियस आखिर क्या है। तो 2100 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपराइजेशन इसका होने लगता है, मतलब ये वाष्पीकरण करने लगता है, वाष्पीकरण की क्रिया होने लगती है। मतलब 1500-2500 डिग्री सेल्सियस पर ये ग्लो करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है गलनांक वो 3400 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो ये वाष्पीकरण होता है वो 2100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बच्चों इसके अंदर जो गैस निकाल के हम लोगों ने, मतलब सिंपल एयर निकाल के वैक्यूम क्रिएट करके जो नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भरी थी, वो ऑर्गन गैस का काम ये होता है कि इसके अंदर जो भाप बनेगी, जैसे सिंपल वायु होती तो सिंपल वायु में, एयर में नमी होती है, तो जब ये यहां से टंगस्टन ग्लो करता, हीट करता, तो इससे अंदर वाष्प बनने लगती, वेपर बनने लगता, जो कि जाके इन बल्ब के किनारों पर क्या होता है, जम जाता है। तो जिससे कि ये लाइट जो बाहर हमको मिल रही है आके यहां पर, तो इस भाप के कारण, जब कांच की दीवारों पर भाप जमी होगी तो लाइट पूरी बाहर आ नहीं पाएगी, तो ये बल्ब जो है कम ग्लो करेगा। इसलिए हम इसमें नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भर देते हैं जिससे कि इसके अंदर बनने वाला जो भाप है, वेपर है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरह से हमारे पास ये बल्ब के सारा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसकी सारी प्रॉपर्टी थी। बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था। आप एग्जाम में पढ़ के जाएं, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ साथ फ्यूज वायर, इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी में, तो फ्यूज वायर भी काफी पूछा जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर इस कॉन्सेप्ट में या कोई पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।